नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका सक्सेस पॉइंट स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम इस सत्र में बात करने वाले हैं जो हाल ही में आपके 12th बोर्ड आरबीएससी की जो भूगोल विषय का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेकर हम इस सत्र में आज उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि 12th का जो पेपर था उस पेपर में भूगोल की जो दो पुस्तकें चलती है, एक विश्व के संबंध में, एक भारत के संबंध में। उन पुस्तकों में किस प्रकार से सवाल आए और कौन कौन से सवाल रिपीटेड थे, कौन से नए सवाल बने, और इस प्रकार इस सत्र में आज के इस वर्ष के जो सेशन में किस प्रकार से नए प्रश्न है वो पुटअप हुए और नया पैटर्न है वो आरबीएससी ने सीबीएसई की तर्ज पे वो लागू किया है। अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न की तो सबसे पहले पिछले जो 2 वर्षों से एनसीईआरटी का जब से सिलेबस पुनः लागू हुआ तब है वो जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते थे जो एक नंबर के थे और 13 के करीब है वो क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार आरबीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग करते हुए जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हाफ नंबर के कर दिए और जितने भी छोटे क्वेश्चन जो इसमें समाहित किए इन्होंने या रिक्त स्थान है या अति लघुरात्मक है उसको बराबर का विंटेज देते हुए एकदम प्रॉपर है वो सीबीएसई पैटर्न पे पेपर तैयार किया है। तो बहुत ही शानदार पेपर रहा ज्योग्राफी का। और इस साल की ज्योग्राफी का पेपर हालांकि इसका जो स्तर था वो कह सकते हम सामान्य स्तर था, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार का पेपर है वो थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पेपर की। जो सबसे पहले है वो 12th बोर्ड का यहाँ पेपर आपको शो हो रहा है। अब शुरुआत करें अगर 12th के ज्योग्राफी पेपर की, तो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि यहाँ पर है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुल 20 क्वेश्चन पूछे हैं वस्तुनिष्ठ जो कि हाफ नंबर के थे और टोटल है वो इसकी मार्किंग है वो 10 नंबर के आसपास रही। पिछले वर्ष ये नहीं था, पिछले वर्ष है वो 13 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 13 के 13 है वो एक नंबर के हुए थे, जिसमें से 9 अबसद ऑब्जेक्टिव और 4 है वो खालिस्तान पूछी जाती थी और सभी है वो एक नंबर के क्वेश्चन होते थे। और उसके अलावा जो एक नंबर के सवाल थे वो बहुत ही कम 4 के आसपास पूछे जाते थे। तो इस तरह है वो एक नंबर के 17 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग है, प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी अधिक है। इस बार लगभग प्रश्न 50 के आसपास है जो आपके है वो 56 नंबर की मार्किंग होगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। हर साल का यही पैटर्न रहता है। पिछले 2 से 3 साल जो एनसीईआरटी जब से सिलेबस लागू हुआ तब से आपको सामने सी 3 भूगोलवेताओं में से किसी एक की परिभाषा पूछी जाती है। आपको पहचान करना है कि ये परिभाषा किसकी है। तो 3 जो भूगोलवेता है वो भूगोलवेताओं की जो यहाँ पे परिभाषा फर्स्ट चैप्टर में दी गई है वो रेटजेल, ब्लास और सैंपुल। अब परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि पृथ्वी अस्थिर है और मानव है वो क्रियाशील है। इन दोनों के बीच के जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो संबंध है इनका जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल की एक सीधी सीधी परिभाषा दी हुई फर्स्ट चैप्टर में। अब ये पूछा गया कि ये परिभाषा आखिर किसकी है, तो ये परिभाषा देने वाले थे सैंपुल या सैंपल जो इनका नाम आता है। तो ये इन्होंने है वो परिभाषा प्रतिपादित की। हम कह सकते हैं पहले चैप्टर में अंतिम में है वो 2 से 3 परिभाषाएं दी हुई है, उनमें से सीधी सीधी है वो परिभाषा पूछी गई है। अब हम बात करें रेटजेल की, तो रेटजेल ने भी चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच के संबंधों को है वो दर्शाने की बात की थी। ग्रिफिथ टेलर जो कि रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की है वो परिकल्पना है वो इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। अब पहला क्वेश्चन जिसका उत्तर हम कह सकते हैं इसका उत्तर होगा सैंपल या सैंपुल। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। अब यहाँ पे हमारा एक चैप्टर दिया हुआ था प्रवास जो कि इंडियन ज्योग्राफी में भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है। 2 चैप्टर थे प्रवास के। अब प्रवास के यहाँ पर आपको कारक पूछा है और आपको कारक का पहचान करना है। अगर हम प्रवास के कारकों की बात करें तो प्रवास के मुख्यतः 2 कारक हैं। एक कारक है अपकर्ष कारक जो आपको आकर्षित करेंगे और एक कारक है
प्रतिकर्ष कारक, जो आपको मजबूर करेंगे उस क्षेत्र से दूर जाने के लिए। अगर हम बात करें अपकर्ष कारकों की, जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो बेहतर शिक्षित सुविधाएं या शिक्षा सुविधाएं, सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, ये सब ऐसे कारक हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और आप इस तरफ है वो बढ़ोगे। अगर मैं बात करूं प्रतिकर्ष की, जो आपको मजबूर करेंगे वो क्षेत्र छोड़ने को, तो उसमें हो गया बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अभाव, संचार व मनोरंजन के साधनों का अभाव। तो इस प्रकार से तो हम पहचान कर सकते हैं कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले बेहतर अवसर, अगर आपको बेहतर अवसर कहीं मिल रहे हैं, संसाधनों का समान वितरण है, तो आप वो क्षेत्र छोड़ के किसी अन्य क्षेत्र में जाने की सोच नहीं सकते। तो यह तो इसका हो गया अपकर्ष कारक। दूसरा है अनुकूल जलवायु। अनुकूल का मतलब होता है आपके लिए सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो जलवायु। अगर आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छी जलवायु मिल रही है, अच्छे खाद्यान्न की उपलब्धता है, तो आप निश्चित वो क्षेत्र नहीं छोड़ोगे। तीसरा है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है वहां पर पूर्णतः वो रक्षा के प्रबंध किए गए हैं और आपका जीवन स्थायी है, कोई आपको वहां पर सामाजिक आर्थिक खतरा नहीं है, तो आप वो क्षेत्र छोड़ के नहीं जाओगे। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण है वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और रोजगार की खोज में है वह स्थान छोड़ देते हैं। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो है बेरोजगारी। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में यहाँ पर एक है बेरोजगारी, बाकी सारे जो कारक है वो अपकर्ष के कारक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पहले सीबीएसई में पूछे जाते थे, सत्य असत्य इनमें से कौन से है कौन से नहीं है। इस बार अपने आरबीएसई में इस प्रकार के है वो क्वेश्चन इन्होंने वो पुट किए, तो बहुत ही शानदार है, अच्छा लगा इस प्रकार का पेपर देखते हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, उसमें से आपको खोज के है वो किसी एक को सही करना है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और समाहित किए गए, तो बारीकी से इनको एक एक है वो हमें देखना है। अगर हम सबसे पहले बात करें, हमें ढूंढना क्या है सत्य, इनमें से कौन सा है वो सही है। सबसे पहला ऑप्शन, आखेट व भोजन संग्रह द्वितीय क्रियाएं हैं, जी नहीं। अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की, तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मुख्यतः 3 प्रकार की। और वैसे है वो हम देखते हैं कि हमारे जो व्यवसाय वाले पाठ है, क्रिया वाले पाठ है, उसमें 5 क्रिया दी हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। हालांकि बड़े स्तर पे तृतीयक के साथ ही है वो चतुर्थ और पंचम को समाहित किया जाता है। तो हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक जिसे हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक में अगर हम बात करें तो प्राथमिक में कृषि है, हमारे पास पशुपालन है, हमारे पास खनन है, मत्स्य है, आखेट है और भोजन संग्रह है। ये सारी की सारी जो क्रिया है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन है आखेट व भोजन संग्रह द्वितीयक क्रिया है, जी नहीं। द्वितीयक क्रियाओं में हम शामिल करते हैं उद्योग को, किसे शामिल करेंगे, उद्योग वीज निर्माण को हम शामिल करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं है। आगे, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ। भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास खट्टे फलों की है वो कृषि की जाती है, जहां पर हम देखते हैं अंगूर वगैरह की कृषि की जाती है। बहुत ही अधिक मात्रा में खट्टे फलों की कृषि होने के कारण वहां शराब का निर्माण भी ज्यादा होता है और विश्व प्रसिद्ध शराब वहां बिकती है। तो ये हमारा ऑप्शन है वो सही है, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। और भी ऑप्शन दोनों देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन किया जाता है, नहीं। मिश्रित कृषि में एक तो फसलों का उत्पादन भी किया जाता है और उसके साथ साथ है वो पशुपालन किया जाता है, यानी दोहरे लाभ के लिए कृषि की जाती है। उस कृषि का नाम है मिश्रित कृषि। हम कह सकते हैं एक तो पशुपालन होगा, पशुपालन के साथ साथ फसलों का उत्पादन भी होगा और उस कृषि को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, केवल पशुपालन नहीं होता है। चौथा ऑप्शन, निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जी नहीं। जो निर्वाह कृषि होती है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जहां पर बहुत ज्यादा घाटी जनसंख्या का निवास होता है, उन क्षेत्रों में वो जो जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन उन्होंने दिया है। पिछले साल मुझे याद है सीधा सा क्वेश्चन था, औद्योगिक
जो घटनाएं होती है या औद्योगिक जितनी भी क्रियाएं होती है कौन से क्षेत्र में शामिल की जाती है, सीधा ऑप्शन था। इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, हालांकि प्रश्न का उत्तर वही है कि उपलब्ध कच्चे माल का मूल रूप बदलकर उससे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया में का हिस्सा है। जैसे सबसे पहले हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप देख रहे होंगे अब से ही है वो, लगभग 2 सवाल है वो आ गए 5 में से। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक सेक्टर आपने पढ़े होंगे, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, इनके कुल 3 चैप्टर चलते हैं, तो इनसे संभवतः 14 से 15 नंबर के है वो क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें प्राथमिक की, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा एक क्षेत्र जो शामिल किया जाता है वो है कृषि। कृषि में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हमने है वो कृषि की, गन्ने की, हमने गन्ना बोया। अब वो गन्ना जब तक घर पे रहेगा, जब तक हम उसका नया उत्पाद नहीं बनाएंगे, मार्केट में नहीं ले जाएंगे, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। अब इस गन्ने को हम लेके जाते हैं द्वितीयक व्यवसाय में, यहां पर क्या है, उद्योग। अब उस गन्ने से हम क्या बनाएंगे, शक्कर, उस गन्ने से हम क्या बनाएंगे, गुड़। अब जो शक्कर और गुड़, गन्ने की ज्यादा वैल्यू नहीं थी लेकिन शक्कर और गुड़ की वैल्यू बढ़ गई है। अब हमने क्या किया, उपलब्ध कच्चा माल हमारे पास क्या था, गन्ना। इस गन्ने को हमने इसका रूप बदला और इसको क्या किया, मूल्यवान बनाया। और ये कौन सी क्रिया के द्वारा बनाया, द्वितीयक में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया। अब इसको हम कहेंगे कि मान लो इसको अन्य लोगों को हम सेवा दे रहे हैं और इसके बदले अगर हम धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा क्षेत्र कौन सा हो जाता, तो हमारा क्षेत्र होता तृतीयक। लेकिन यहाँ पर इसका हम रूप बदल रहे हैं, कच्चे माल का अगर आता तो प्राथमिक में, और कच्चे माल का रूप बदलकर द्वितीयक में हम इसे नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहेंगे द्वितीयक, या इसका अन्य नाम हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री, उद्योग विनिर्माण क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ है, सबसे ज्यादा रेलवे मार्ग कहाँ है। अगर रेलवे मार्ग की बात करें तो रेलवे मार्ग से है वो इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं। तो रेलवे मार्ग की बात करें तो सर्वाधिक जो रेलवे मार्ग है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सबसे सघन। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो लगभग 40% यहाँ पर है वो रेलवे का जाल बिछा हुआ है। और इसके बाद कोई अगर महाद्वीप है तो वो महाद्वीप है यूरोप। सबसे ज्यादा जो रेलवे जाल बिछा वो तो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद कोई है तो वो है यूरोप, और तीसरा नंबर आता है एशिया का। तो इस तरह वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरोप, और यूरोप में दूसरे नंबर का सघनतम रेल मार्ग है। अब यहाँ पे यहाँ पे आरबीएससी ने थोड़ा सा है वो पैटर्न चेंज किया है। अब पहला न पूछ के दूसरा पूछ लिया, हालांकि यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा होगा दूसरा है कि तीसरा है कि पहला है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भी नहीं दिया उत्तरी अमेरिका जो कि सघनतम है, दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यूरोप। आगे हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम बात करें, क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि भारत की जो पहली जनगणना है वो हमारे एक वॉइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था, लॉर्ड मेयो, जिनके नाम पे अजमेर में मेयो कॉलेज है। इन्होंने सर्वप्रथम 1872 में, कब की बात है, 1872 में सबसे पहले भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ पर है वो जनगणना करवाई थी। लेकिन कहा जाता है ये जनगणना व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन पहली जनगणना का जो दर्जा मिला या पहली जनगणना का जो रिकॉर्ड हमारे पास प्राप्त हुआ वो हम कह सकते हैं 1872। अब सवाल आता है, एक और वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो पहले जो काम लॉर्ड मेयो ने किया था उसको आगे बढ़ाया, और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले व्यवस्थित संपूर्ण भारत की वो एक जनगणना करवाई, और वो कब करवाई, 1881 से 2011 तक, आज तक प्रत्येक 10 वर्षों में है वो जनगणना की जा रही है, प्रत्येक 10 वर्षों। अगर हम देखेंगे 1872 के बाद रेगुलर नहीं हो रही, रेगुलर होना स्टार्ट हुआ है 1881 के बाद। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो जनगणना तो हुई थी 1872 में। अगर ऐसा पूछा जाता भारत की व्यवस्थित जनगणना कब हुई तो इसका ऑप्शन निश्चित रूप से होता है 1881। तो ये दो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के द्वारा है वो जनगणना का प्रारंभ किया गया था। अब तक कुल 14 जनगणनाएं हो चुकी है, 7 स्वतंत्रता से पहले और 7 है वो स्वतंत्रता के बाद। लेटेस्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 की है, 2021 में होनी थी, कोरोना महामारी के कारण है वो ये हो नहीं पाई। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा 1872। आगे देखते हैं। अब यहां पर शब्द दिए हुए पाना, पाड़ा, पाली, नगला, और एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं ढाणी। ठीक
ठीक, अब ये किस, इसमें सीधा पूछा ये क्या है, और पिछला जो पेपर था उसमें सीधा पूछा था ये परिक्षिप्त का है, गुंचित का है, एकांकी का है, अर्धगुंचित का है, आखिर ये कौन सी बस्ती का प्रकार है। इस जो क्वेश्चन में इन्होंने है वो आंसर जो ऑप्शन दिए है, पल्लीकृत बस्तियां है, गुंचित बस्तियां है, या कोई चावल की किस्म है, या फिर ग्रामीण सड़क का नाम है। तो आपको पहचान करना था। हमने देखा, हम है वो मानव अधिवास में बस्तियों में हमने देखा था कि हम 4 भागों में है वो बस्तियों को बांटते हैं, ग्रामीण बस्तियों को। उसमें से है वो हमारा उसमें जो हमारा प्रकार है वो है पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत बस्तियों को हम ढाणी के रूप में कह सकते हैं, दूर दूर है वो फैली होती है, दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अन्य नाम है पाना, पाड़ा, पाली, नगला या ढाणी के रूप में मिलता है। गुंचित बस्तियों का मतलब ये हुआ कि जहां पर सघन जनसंख्या रहती हो, घरों है वो पास पास हो, उन बस्तियों को हम गुंचित बस्तियां कहेंगे। चावल की किस्म, यहाँ किस्म से कोई लेना देना नहीं है। चावल की 3 किस्में है वो वेस्ट बंगाल में जो अमन ओस बोरो के रूप में है, तो यही है वो हम देखते हैं भाई यहाँ पे है वो पाड़ा, पाना, पाली, नगला, ढाणी, ये सब पल्लीकृत बस्तियों के प्रकार है। आगे हम बात करेंगे रबी की फसलें 3 प्रकार की। सबसे पहले हम कहेंगे रबी, खरीफ और जायद। आपको प्रश्न का सिर्फ उत्तर ही नहीं ढूंढना है, पूरी व्याख्या आपको पता होना चाहिए। अब रबी की फसलों की बात करें तो रबी की वह फसलें जो है वो सामान्यतः सर्दियों में, यह है वो गर्मियों में, और जायद है वो फल और सब्जी है वो तीनों सीजन में है वो चलती है। अगर हम बात करें रबी की तो इसमें से जो चावल है, उसके अलावा कपास है, बाजरा है, वो सरसों है। अगर आप बाजरे को देखोगे तो सबको पता है ये कौन सी फसल है, ये खरीफ की फसल है, और बाजरे के साथ साथ चावल भी खरीफ की फसल है और कपास भी खरीफ की फसल है। तो पीछे ऑप्शन कौन सा रहा, सरसों, जो की है वो किसकी फसल है, रबी की फसल। अगर हम बात करें कपास की, चावल की, बाजरे की, तो यह है वो सामान्यतः जून जुलाई माह में है वो बोई जाती है और लगभग दीपावली के आसपास है वो काटी जाती है, और इनको हम खरीफ फसलों की श्रेणी में रखते हैं। आगे बात करते हैं वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित, यानी केंद्र सरकार द्वारा उसका निर्माण किया जाता है और उसका अनुरक्षित यानी उनका रख रखाव भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो सड़कें 5 प्रकार की सड़कें दी हुई है हमारे चैप्टर में। सबसे पहले जो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सबसे पहले जो केंद्र सरकार जिसका नियंत्रण करती है वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। दूसरी राज्य राजमार्ग जिनका रखाव है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट हाईवे। तीसरी जिला सड़कें, और चौथी ग्रामीण सड़कें, और पांचवी है वो सड़कों को हम कह सकते हैं जो है वो सड़कें आपस में छोटी छोटी ढाणियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो वो भी है वो सड़कें इसमें शामिल की जाती है। अब जो नेशनल हाईवे है इसकी अथॉरिटी मुख्यतः दी गई है NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही इसका रखरखाव करता है। और ये रखरखाव करता है कौन से राजमार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, नेशनल हाईवे का, और नेशनल हाईवे का सारा जो जिम्मा है वो NHAI को दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने। ये केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है जो है वो पूरी नेशनल हाईवे का रखरखाव करती है। अगर मैं आगे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो समय के अंतरालों के बीच, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। अब इन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया है। अगर आपने सही तरह से प्रश्नों को समझा नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। यहाँ पर क्या है, समय के 2 अंतरालों के बीच, 2 अंतराल कौन से, जैसे एक हमारी जनगणना हुई 2001 में और अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई 2011 में, समय के 2 अंतराल हो गए, 10 वर्ष का अंतराल। एक क्षेत्र विशेष में, फिक्स क्षेत्र विशेष, और क्षेत्र विशेष हमारा एक देश हो गया, देश का नाम क्या है, भारत। होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अब इन दोनों में जो जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है इसे क्या कहा जाता है। सपोज दैट 2001 में जो हमारी जनसंख्या थी, हम कह सकते हैं हमारी जनसंख्या 102 करोड़, जो कि 2011 में है वो 121 करोड़ हो गई। अब ये जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कितने का, 19 करोड़ का। इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, इस परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। अगर आपको पता हो तो जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक हो सकती है। नकारात्मक का मतलब ये हुआ जनसंख्या कम होगी आपका, और सकारात्मक में जनसंख्या बढ़ेगी। यहाँ पर सकारात्मक है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, 19 करोड़। अगर मान लो जनसंख्या कम होती तो कैसी जनसंख्या वृद्धि होती, नकारात्मक। जैसा कि हमें देखने को मिलता है 1911 से 1921 का दशक ऐसा था जिसमें लगभग 20 लाख जनसंख्या है वो
कम हुई थी। तो उस दशक को हमें वो नकारात्मक दशक कहते हैं। लगभग हम कह सकते हैं माइनस में है वो 0.31% है वो जनसंख्या कम हुई थी। तो ये जनसंख्या वृद्धि। अब इसके चारों ऑप्शन को भी देख सकते हैं। जनसंख्या प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी लोगों का या जनसंख्या का स्थायी पलायन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या प्रवास कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। एक ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। पता ही होगा आपको, भारत का जनसंख्या घनत्व 382। और जनसंख्या वितरण, कहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है। जैसे भारत में जनसंख्या वितरण की बात करें, कितनी जनसंख्या है तो 121 करोड़। सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम कहाँ है तो सिक्किम में। तो ये जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। आगे बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस कृषि का क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आप 10th में देखोगे तो भी वहां पर है, और 12th में आप देखोगे यहाँ पर है, 7th 6 में भी यहाँ इसका है वो क्वेश्चन आता है। स्थानांतरण कृषि, जिसे बर्न एंड स्लेश कृषि भी कहा जाता है, बर्न एंड स्लेश, जलाओ और साफ करो, कृत्रिम दहन कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि को 2 देश दिए हुए हैं, 2 देशों का नाम है मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर इस कृषि का पर्टिकुलर नाम है, किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे सबसे पहला ऑप्शन है जोमिंग, तो भारत के पूर्वी इलाके में है वो, इसको जोमिंग कहा जाता है, पहली चीज। मिल्पा, म से मिल्पा और म से मैक्सिको, मैक्सिको में इस कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। रोका, ब्राजील में, रोका कहा जाता है? ब्राजील में। चैना कहाँ कहा जाता है? श्रीलंका में। और लदांग कहा जाता है कहाँ पर? मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लदांग। लदांग इसका सही आंसर है। लदांग कहाँ कहा जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में। स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है? लदांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो परिवहन से है। विश्व के परिवहन का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन है वृहत झील आंतरिक जल मार्ग कहाँ स्थित है। अब अगर इसको बात करें तो हमारी एक झीलें हैं जिसको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। इस ग्रेट लेक्स में या महान वृहत झीलों के अंदर है वो एक जल मार्ग विकसित किया गया है, जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, परिवहन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर बात करें इनकी तो अमेरिका कौन से महाद्वीप में? हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका। अब इन्होंने देशों के नाम जैसे एक देश ब्राजील का दिया है और 3 है वो महाद्वीप दिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका उत्तर कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका। अगर मैं वृहत झीलों की बात करूं तो वृहत झीलें कितनी है? 5। ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो 5 झील, इसमें से सबसे बड़ी झील है उसका नाम है सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सुपीरियर। दूसरी अगर झील की बात करूं तो दूसरी झील है मिशिगन। तीसरी झील की बात करूं, तीसरी झील का नाम है इरी। चौथी झील है यूरोज। तो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, यूरोज और 5वीं हो जाएगी ओंटारियो। तो इस प्रकार से है वो 5 झीलें, और ये 5 झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। और कुछ जैसे मिशिगन थोड़ी सी दक्षिण में जो पूर्णतः है वो अमेरिका में स्थित है। बाकी चारों झीलें हम कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, और इनको आपस में जैसे एक नहर है, सू नहर है, तो उसके द्वारा भी आपस में जोड़ी गई है। तो इन सब में जो एक जल मार्ग है, उस जल मार्ग को हम कहते हैं वृहत झील आंतरिक जल मार्ग। और कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। देश क्यों नहीं दिया? क्योंकि कनाडा में भी स्थित है और अमेरिका में भी स्थित है। आगे चलते हैं। अब जो पहला एक जो मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। अगर हम बात करें भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा? दशक का मतलब ऐसे कौन से 10 साल है जो जनगणना होती है 10 सालों में, उसमें से सबसे जो जनसंख्या है वो सबसे कम बढ़ी हो या फिर माइनस में गई हो, नेगेटिव हुई हो, ऐसा सिर्फ एक ही दशक है, और वो दशक है 1911 से 1921। अपने पहले चैप्टर में, इंडियन ज्योग्राफी में पहले चैप्टर में दिया हुआ है कि जनसंख्या के जो वृद्धि को हम है वो 4 भागों में बांटते हैं। उसमें से जो पहला है उसमें हम दिया गया है 1911 से 1921, और इसमें हमारी जो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी वो हुई थी -3.1%। और कितनी जनसंख्या कम हुई थी? तो जनसंख्या अगर हम देखें लगभग 20 लाख जनसंख्या है वो कम हुई थी। कम होने के क्या कारण थे? बहुत से कारण, जैसे एक स्थिति थी अकाल, अगर हम बात करें अकाल। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा है वो बहुत सारे अत्याचार है। गांधी जब भारत में आए तो उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, उसमें भी लोगों की हालत खराब हुई। तीसरा था भूखमरी। और चौथा एक रोग फैला था, आप सबको पता हो, प्लेग, एक बीमारी फैली थी प्लेग। तो इसके कारण भी है वो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसके कारण है वो जनसंख्या
का है वो बहुत अधिक मात्रा में लॉस हुआ, और लॉस हुआ कितनी जनसंख्या के आसपास, 20 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1911 से 1921। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी है 24.80% हुई थी, और वो हमारा जो दशक है 71 से 81 के बीच। वैसे हम बात करें 61 से 71 और 71 से 81, इन 20 सालों में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलती है। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है ऊर्जा के ऊपर। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, आपकी बुक में सीधे सीधे स्रोत दिए हुए, दो प्रकार से स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत। अब परंपरागत की अगर बात करें जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत मतलब पहले नहीं थे, हमने नवीनतम खोजे हैं, इनके स्थान पे हमने ये खोजे हैं। कल को अगर इनकी समाप्ति हो जाए, अगर ये मान लो संपूर्ण हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, गैर परंपरागत का। अगर परंपरागत की बात करें जो पहले से चले आ रहे, जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया। अगर हम गैर परंपरागत की बात करें तो एक हमारी जो सबसे अच्छा राजस्थान के लिए मानी जाती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सब जितनी भी है सौर ऊर्जा पवन दोनों में ही राजस्थान है वो कहीं न कहीं टॉप 5 में है। सौर ऊर्जा में पहले नंबर पे है, लेकिन पवन ऊर्जा में कर्नाटक का नंबर भी आता है। तो हम परंपरागत कोयला नहीं होगा, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, तो कौन सा है, सौर ऊर्जा। तो अपरंपरागत में कौन सा है, सौर ऊर्जा। आगे बात करते हैं, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान कौन सा है। अब वहां पर पूछा था कि भाई सबसे ज्यादा रेल तंत्र यानी रेलवे मार्ग कहाँ है सबसे ज्यादा। यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि भारत में सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत में जो सड़कों की हम कह सकते हैं लंबाई के आधार पे कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक देश है, उस देश का नाम है यूएसए। यूएसए के बाद किसका नंबर आता है, भारत का। तो भारत सड़क मार्ग में कौन से नंबर है, भारत सड़क मार्ग में है वो दूसरे नंबर पे स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक, जो लास्ट के चैप्टर दिए गए हैं भूगोल में, जैसे अंतरराष्ट्रीय परिवहन, एक है वो हमारा चैप्टर दिया हुआ है जो वैश्विक भूगोल के ऊपर जो दिए हुए सारी संस्थाओं के नाम है वो उसमें अंकित किए गए। उसके साथ साथ एक प्रदूषण का भी चैप्टर है, उसमें से इस बार का क्वेश्चन है वो बहुत शानदार आया। क्वेश्चन क्या है, चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र और रसायन, ये सारे जो उद्योग चलते हैं, इस उद्योगों के कारण किसका प्रदूषण ज्यादा होता है। जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण। अब वैसे तो सारे प्रदूषण होंगे, अगर कोई कपड़ा फैक्ट्री है तो उसमें अगर आवाज आ रही है तो ध्वनि प्रदूषण होगा, सीधी सी बात है। उस कपड़ा फैक्ट्री से अगर धुआं निकल रहा है तो उससे वायु प्रदूषण होगा, सीधी सी बात है। और उससे मान लो गंदा जो पानी है वो जा रहा है तो भूमि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण होगा। लेकिन इन सब का मतलब है चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन। समृद्ध रूप से इन सब में सर्वाधिक जो प्रदूषण था वो कौन सा होता है, तो सर्वाधिक प्रदूषण कौन सा होता है, जलीय प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का लुगदी, कागज, चमड़ा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इन सब में जो कॉमन रहेगा वो कॉमन कौन सा है, जल। तो इनको है वो धोने के लिए, या हम कह सकते हैं रसायन उद्योग में है वो गलाने के लिए, या किसी वस्तु चीज को साफ करने के लिए है वो, तो जल की आवश्यकता होती है। और ये सारा जो गंदा कचरा है ये वापस नदियों में जाके मिलता है, तो हम कह सकते हैं जल प्रदूषण में इन सब का कारक इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे वो जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की संख्या थी 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है वो अबसद के पूछे गए, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ है वो क्वेश्चन आएंगे। 16 क्वेश्चन कितने नंबर के, 16 इंटू हाफ, 8 नंबर के। पिछला पैटर्न क्या था, पिछला पैटर्न ये था कि 9 क्वेश्चन आते थे, सभी कितने नंबर के, 1-1 नंबर के। हालांकि मेरा ये मानना है कि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ये हमेशा हाफ नंबर के ही होने चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ चुनाव करते हैं और चुनाव का आपको 1 नंबर ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से वो आधा नंबर एकदम सही है। और बहुत ही शानदार इस बार का पेपर है, आरबीएससी ने वो बहुत शानदार है वो एक हम कह सकते हैं कि एक नया है वो पैटर्न अडॉप्ट किया है। अब खालिस्तान की बात करें तो अब हमारे पास रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान है खालिस्तान, ये भी कितने नंबर की, हाफ नंबर की रहेगी, तो बहुत ही शानदार। खालिस्तान में जनरली क्या होता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया भी लगाना पड़ता है। अगर आपका यहाँ आइडिया नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इस खालिस्तान का आंसर, अब जैसे इसमें से 3-4 खालिस्तान जैसे इनका आंसर तो फिक्स है, कोई हटा नहीं सकता, लेकिन 3-4 खालिस्तान ऐसे रहेंगी जिनका है वो आंसर प्रकृति भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उनके 2-3 आंसर बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है, खालिस्तान ने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। अब पहले ही चैप्टर में 3 संकल्पनाएं दी हुई है, एक का नाम है संभववाद, एक का नाम है निश्चयवाद,
या नियतिवाद, इसको नियतिवाद भी कहते हैं। और एक जो नई संकल्पना है वो है नवनिश्चयवाद। प्रकृति, मानव, प्रकृति और मानव दोनों ही, ये संकल्पना देने वाले ब्लास, ये देने वाले थे रेडजेल, भूगोलवेताओं के नाम है। और ये भाई साहब थे, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। सबसे अच्छी इन्होंने कहा था रुको और जाओ। रुको और जाओ की जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर यहाँ पर इस खाली स्थान में हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। पूरा नाम लिखा या फिर टेलर लिखा है तो भी चल जाएगा, एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन इनको आपको है वो पूरा नाम ही लिखना था। नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने कौन सी है वो परिकल्पना या संकल्पना दी? नवनिश्चयवाद। आगे बात करते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बात कही, दूसरा है भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल कौन से पर्यावरण का अध्ययन करता है? तो भौतिक भूगोल है तो सीधी सी बात है प्रकृति के पर्यावरण का अध्ययन करेगा, भौगोलिक पर्यावरण का अध्ययन करेगा, या हम कह सकते हैं भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेगा। मानव भूगोल किसको केंद्र में रखता है? मानव भूगोल मानव को केंद्र में रखते हुए प्रकृति का अध्ययन करता है, जबकि भौतिक भूगोल किसको केंद्र में रखेगा? प्रकृति को रखेगा, या हम कह सकते हैं भौगोलिक पर्यावरण को रखेगा, या भौतिक पर्यावरण को रखा। इन तीनों में से आपने कुछ भी लिखा है, तीनों ही सही है। तो इसमें वो आप इस प्रकार से वो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ। जब लोग एक स्थान से, ये कोई स्थान है ए, इस एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई स्थान है उसका नाम है बी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यहां से तो जा रहे हैं लेकिन यहां को आ रहे हैं, तो जाने वाले को हम क्या कहेंगे? उत्प्रवास, और आने वालों को क्या कहेंगे? आप्रवास। यहां इन्हें हम कह सकते हैं, ये जो उत्प्रवास है और ये है आप्रवास। आप्रवास का मतलब गंतव्य स्थान, और ये हो जाएगा हमारा उद्गम स्थान। तो ये है उत्प्रवास, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? उत्प्रवास आ सकता है, या फिर आपने अगर मान लो लिखा है कौन सा? उद्गम, उद्गम क्षेत्र लिखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन इसका परफेक्ट जो आंसर होगा वो है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब जनसंख्या जहां से जा रही है ना, तो जाने वाले लोग वहां की स्थिति के अनुसार क्या कहलाएंगे? उत्प्रवास। और जहां लोग आ रहे हैं, अब सपोज अगर कहीं क्षेत्र से बाड़मेर आ रहे हैं तो अपने लिए वो कौन से हो गए? आप्रवास, आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1995 में एक संस्था है गेट, उस संस्था को किस अन्य संस्था में परिवर्तित किया गया? गेट जो कि 1950 के दशक में बनी थी, और इसका टारगेट था व्यापार को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? व्यापार। और कौन सा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और फिर 1995 में जो इसका जिम्मा दिया गया वो दिया गया WTO। अगर आपने यहाँ सिर्फ WTO लिखा है तो भी सही है, इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो भी सही है, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन लिखा है तो भी सही है, UNO के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य काम ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगर किन्हीं देशों के बीच में विवाद है या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी चीज का वो मूल्य वगैरह फिक्स करना है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय है वो ये संस्था है जो है वो करेगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आगे चलते हैं। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब आप कहोगे कि हम जल को तो ट्रैक्टर में लेके जाएंगे, सड़क परिवहन के माध्यम से ले जा सकते हैं। आप कहोगे हम प्राकृतिक जो पेट्रोलियम है हम बड़े बड़े ट्रक भर के है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, ले जा सकते हैं, ट्रेन में ले जा सकते हैं। गैस है, गैस को भी हम भर के है वो सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग से ले जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए उचित कौन सा परिवहन? अब किसी ने वो सड़क मार्ग भी लिखा होगा। सबसे उचित है जो कम समय में कम रख रखाव से हम ले जा सकते हैं, और वो किसके माध्यम से? पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से। पाइपलाइन परिवहन में एक बार आपने सतत इसकी प्रक्रिया अपना ली तो उसके बाद इसका ज्यादा रखरखाव है न, तो इसका कोई ज्यादा फ्यूल खर्च है, तो कम लागत में है वो हम पाइपलाइन परिवहन से जल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया, इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान हम स्थानांतरण या इनका परिवहन कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पहले पाइपों के द्वारा लाया गया, फिर अब खुली नहर का भी निर्माण किया गया है। ठीक। दूसरा प्राकृतिक गैस, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी अंकलेश्वर जो गुजरात में है, तो गुजरात अंकलेश्वर से कोयली तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन इसका सही आंसर होगा, जिसके माध्यम से जल, पेट्रोलियम और गैस का हम स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला, सन
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब अगर हम बात करें सघनतम की, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि यहां पर आपको जनसंख्या का नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है किसका, घनत्व का। घनत्व का कैसे? अब अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में जो प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का 20 करोड़ के आसपास। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का 11 करोड़ के आसपास। अब यहां पर पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम, सघन का मतलब है जहां पर क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है। तो क्षेत्रफल कम और जनसंख्या ज्यादा है, नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो घनत्व को दर्शा रहा है? तो घनत्व, सर्वाधिक घनत्व किसका है, सर्वाधिक घनत्व बिहार का है 1102। दूसरे नंबर पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल, कितना है 1029। पिछले 2-3 वर्षों से स्टूडेंट को यही मैं बात करता था कि आपको एक ही है वो याद रखना है, बिहार 1102, हर बार इसका ही क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बहुत सारे ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रथम न पूछे। रेल तंत्र में द्वितीय कौन है, सड़क के जाल में भारत का कौन सा स्थान है, यहाँ पर फिर पूछ लिया कि भाई जनगणना के अनुसार द्वितीय सघनतम कौन सा है। तो इस प्रकार इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। तो अब यहाँ पर सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है वो इसका सही आंसर होगा, जो कि घनत्व में दूसरे स्थान पर रखता है। अब क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल हम कम की बात, गोवा की बात करेंगे, भाई गोवा का क्षेत्रफल कम है, सिक्किम का भी बहुत कम है। तो सिक्किम में जनसंख्या भी तो कम है, क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम, तो घनत्व अधिक नहीं होगा। हाँ, आपके पास क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक है, तो वहां का निश्चित रूप से वो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगर भारतीय घनत्व की बात करें तो 382। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो हम कह सकते हैं सरल भी है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि भारत में नगरों का अभ्युदय यानी शुरुआत, नगर बनने शुरुआत, नगरों के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वो हड़प्पा सभ्यता से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे नगरों का वो हम देखते हैं निर्माण हुआ है ना। तो इसका है वो निर्माण प्राग ऐतिहासिक काल में है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐतिहासिक भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें मिलता है। उसके बाद मध्यकालीन में भी शहर बने, जैसे कि दिल्ली, आगरा, आधुनिक में जैसे जयपुर बना है ना। तो ये कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल में वो नगर बना। और ये हमारा जो चैप्टर कौन सा था, मानव बस्तियों वाला। मानव बस्तियों के अंदर में 2 प्रकार की बस्तियां, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। नगरीय बस्तियों को हम बहुत सारे प्रकार में बांटते, नगर, महानगर, व्रत नगर, मेगा नगर वगैरह। तो उसमें से ये पूछा गया है कि नगर कौन से, जैसे पर्यटन नगर हो गए है ना, धार्मिक केंद्र हो गए, शैक्षणिक केंद्र हो गए, औद्योगिक नगर हो गए। उसमें से ये पूछा है नगरों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई है, प्राग ऐतिहासिक काल से हुई है। खरीफ की फसलें मानसून के साथ बोई जाती। खरीफ की पहले सेम क्वेश्चन था, रबी की फसल कौन सी है, यहाँ पर उन्होंने खरीफ की फसल पूछ ली। तो हमारा जो मानसून है, सर्वाधिक वर्षा होती है, वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु का आगमन करता है ग्रीष्म ऋतु के शरद ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु के साथ ही। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून, जिसके द्वारा खरीफ की फसलें हमारे यहाँ बाड़मेर में जैसे जो भी है वो फसलों की कटाई बुआई की जाती है या फसलों को उगाया जाता है, वो सामान्यतः खरीफ की फसलें ही है सारी की सारी। और मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है। इनका सर्वाधिक, जैसे एक तो धरातलीय जो कि ऊपर की तरफ चल रहा है नदियों में या झीलों के रूप में, और भौम जल आंतरिक जो है, इनका जो सर्वाधिक किसमें होता है, तो इसमें आप 2 चीजें लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं सिंचाई, सिंचाई के रूप में होता है जो भूमि के ऊपर बह रहा है। दूसरा हम लिख सकते हैं कृषि के ऊपर। तो कृषि या फिर सिंचाई, इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। आपने कृषि लिखा है तो भी सही है, सिंचाई लिखा है तो भी सही है। भौम जल का मतलब हुआ भूमि के अंदर जो हम ट्यूबवेल वगैरह करते हैं है ना, जो ओपन बेरे होते हैं, तो उसमें से है वो हम कह सकते हैं कि सिंचाई में यूज होता है, कृषि में यूज होता है। और धरातली जल नदियों में है वो हम कह सकते हैं नहरों के माध्यम से है वो सिंचाई अधिक होती है। अगला, ये भारत के उद्योग, जो उद्योग के संबंध में पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के अयस्क, किसके अयस्क? तो ये भाई लोहे के अयस्क, किसके अयस्क? लोहे के। इसमें लोहे के अयस्क दिए गए। तो भारत में मुख्यतः है वो हेमेटाइट पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना। लोहे की जो पेटियां हमें देखने को मिलती है, छोटानागपुर के पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर है वो अधिक लोहा मिलता है। तो यहाँ पर जो लोहे के अयस्क है, जो कच्चे रूप में हमें लोहा मिलता है, जो गलाने के बाद लोहा कहलाता है, तो लोह अयस्क जो है वो किसके? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के। तो इस प्रकार से ये है वो 10 खाली स्थान पूर्ण हुई। अब अगर मैं बात करूं 16 + 10 कितने क्वेश्चन थे? 26। कितने नंबर के? हाफ। टोटल कितने नंबर हुए? 13। पहले पैटर्न क्या था? यही का ही पैटर्न था।
इन्होंने मार्किंग चेंज नहीं की है, सिर्फ पैटर्न चेंज किया। पैटर्न क्या था कि 13 नंबर के पहले सवाल आते थे, 9 + 4 9 वस्तुनिष्ठ, 4 खाली स्थान, 13 नंबर के 13 क्वेश्चन। अब 26 नंबर के कितने क्वेश्चन कर दिए, 13। बधाई हो आरबीएससी को, बहुत ही शानदार पैटर्न। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या प्रवास किसे कहते हैं? अगर हम बात करें जनसंख्या प्रवास की, पहले परिभाषा बता चुका हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने वाली स्थायी जनसंख्या है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जनसंख्या प्रवास। प्रवास कितने प्रकार का? प्रवास 2 प्रकार का। कौन कौन सा? उत्प्रवास और आप्रवास। अगर हम बात करें प्रवास के कारक, तो प्रवास के कारक पहले बता दिए, कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? जो आपको दूर जाने को मजबूर करे, प्रतिकर्ष। जो आपको उस क्षेत्र में आने के लिए मजबूर करे, वो कौन से? अपकर्ष। तो ये आपको प्रवास, जनसंख्या प्रवास क्या है? प्रवास की परिभाषा, और परिभाषा के साथ आपको है वो प्रवास के प्रकार भी लिखने थे, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास मतलब जनसंख्या जाने को कहते हैं, और आप्रवास का मतलब है जनसंख्या आना। अगला क्वेश्चन है, द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित कीजिए। द्वि यानी 2, पार्श्विक यानी 2 क्षेत्रों से। तो हम कह सकते हैं किसी 2 देशों के बीच में होने वाला आपसी जो व्यापार है, उस व्यापार को हम क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक व्यापार। और ये व्यापार, इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखना था, आप लिख सकते हो, जैसे यूएसए और भारत। तो यूएसए और भारत के बीच में होने वाला व्यापार, दोनों देश आपस में कर रहे हैं। यूएसए 19% कर रहा है, भारत 28% कर रहा है। तो आपस में जो व्यापार है, इस व्यापार को हम क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक व्यापार। कितने नंबर का है? तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहले 1 नंबर कितने क्वेश्चन आते थे? 4। अब की बार थोड़ा पैटर्न बदला है। मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल बंधक तंत्र मिलता है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये शब्द अजीब लग रहा होगा कि जल बंधक तंत्र क्या है? जल बंधक तंत्र, अब इसको आप इंग्लिश में देखिए, लोक सिस्टम, यानी जहां पर लोक सिस्टम चलता है। अगर इसकी बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है, जैसे हमारी एक नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। कहाँ स्थित है? तो पनामा नहर स्थित है, एक देश है, उस देश का नाम है पनामा। कौन सा देश है? पनामा। कितने महाद्वीपों के बीच है? 2 महाद्वीपों के बीच है। कौन कौन से? एक हमारा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, और एक हमारा महाद्वीप है साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक नहर है, और उस नहर का नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। किसने बनाई? बनाई तो यूएसए ने। किसकी जमीन पे है? तो एक देश है यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका का, जिस देश का नाम है पनामा। तो वहां पर एक नहर बनाई गई, और ये नहर इधर से प्रशांत महासागर और उधर से अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। और इस नहर में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस नहर में कुल लोग लगाए गए हैं, तो 3 लोग इसमें है वो लगाए गए हैं। इस प्रकार से लोग लगाने का क्या सेंस था कि थोड़ी उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण जो जहाज थे, जो नाव थी, उन नावों को है वो ऊपर के भागों में ले जाने के लिए लोक पद्धति अपनाएगी, जिसमें वो पानी का बहाव जैसे ऊपर करते हैं तो नाव है ऊपर आ जाती है, और फिर उनका आगे गमन होता है। कोई क्षेत्र नीचा है तो उसमें है वो नाव को फिर पानी का स्तर नीचे करते, नाव नीचे आ जाती है, और फिर उसका है वो आराम से परिवहन हो जाता है। तो लोक पद्धति है। और लोक पद्धति कहाँ पर है? तो लोक पद्धति कहाँ पर है? कौन सी नहरें मिलता है? पनामा नहर। तो आपको बताना था भाई, पनामा नहर जो पनामा देश में बनाई गई, अमेरिका द्वारा बनाई गई है, ये इस नहर के द्वारा एक अटलांटिक महासागर और दूसरा प्रशांत महासागर पर मिलते हैं, जब ये अलग होने वाले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और इसमें वो लोक पद्धति का है वो सिस्टम बनाया गया है। चलो आगे चलते हैं। सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी ढालों पर एकांकी झोपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या नाम दिया जाता है? मैं पहले नाम लिखता हूं, परिक्षिप्त बस्तियां। सुनना इसको, बस्तियों के 4 प्रकार, परिक्षिप्त, गुंचित, अर्धगुंचित और एकांकी। अगर हम बात करें इनकी, सुदूर जंगलों में, बहुत दूर दूर जंगलों में, पहाड़ी ढलानों पर, पहाड़ी इलाके में, एकांकी झोपड़ियों के रूप में, एक घर यहाँ पर है या एक ढाणी यहाँ पर है, एक ढाणी वापस दूर है ना, तो पल्लीकृत का ही प्रकार हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे? परिक्षिप्त। परिक्षिप्त का मतलब दूर दूर स्थित है, कम जनसंख्या है, संसाधनों का अभाव है, तो उस प्रकार की हम बस्तियों क्या कहेंगे? परिक्षिप्त बस्तियां। यहाँ पर ये क्वेश्चन सारे 1 नंबर के, लेकिन आपको 1 से 2 शब्दों में सारे आंसर देने होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। अगर मैं बात करूं मानव विकास की, HDI रिपोर्ट की, तो HDI रिपोर्ट में आपको 3-4 बिंदु लिखने थे। सबसे पहले यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की जाती है। ये सबसे पहले किसने बनाई? तो पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था महबूब उल हक।
महबूब उल हक इन्होंने बनाई। कब से जारी हो रही है? तो ये हो रही है 1990। इसमें कितनी कैटेगरी देशों की बात बांटी गई है? कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी के देश है। और इसमें वो क्रमांक कितने हैं? तो 0 से 1। अगर कोई देश में है वो अच्छी कंडीशन है वहां पे 1 और बुरी से बुरी है तो 0। और दूसरा इसमें वो मानक कितने रखे गए हैं? तो मानक कितने हैं? 3। कितने मानक रखे गए हैं? 3 मानक रखे गए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। ठीक, तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जीवन प्रत्याशा हो गई। तो ये है वो जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य एक ही है, सॉरी, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो ये सब तीनों इस आधार पे वो हम कह सकते हैं कि ये आपको पॉइंट लिखने थे। एचडीआई रिपोर्ट वो कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करती है। यूएनडीपी के बाद दूसरा पॉइंट है किसने जारी किया? सबसे पहले महबूब उल हक इन्होंने है वो किया। कब किया? 1990 के बाद जारी हो रही है और इसमें लगभग 181 देश भाग लेते हैं। और इस साल है वो जो भारत की रैंक थी, वो भारत की रैंक एक स्तर सुधर के कितनी हो गई है? 134। बेस्ट से बेस्ट कितनी आई थी? बेस्ट से बेस्ट 126 आई थी। इससे नीचे अपन कभी गए नहीं है। और अभी कितनी है? 134। कितने देशों में से? 181। पहले नंबर पे कौन रहते हैं? पहले नंबर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये देश रहते हैं। अंतिम है वो अफगानिस्तान वगैरह और अफ्रीका के बहुत ही है वो गरीब देश है वो यहाँ पे रहते हैं। जल परिवहन सस्ता क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि जल परिवहन है वो बहुत सस्ता है? तो जल परिवहन के सस्ता होने के क्या कारण है? जल परिवहन सस्ता होने के 3-4 कारण, आपको यहाँ 3 कारण लिखने थे कि जल परिवहन सस्ता है तो क्यों है। पहला, इसमें कोई निश्चित मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चित मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चित मार्ग का मतलब सड़क मार्ग से जाओगे, सड़क बनानी पड़ेगी, भूमि को समतल करना पड़ेगा। रेल मार्ग के लिए रेलवे पटरी बिछानी पड़ेगी आपको, पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। यहाँ पर आप जल है, जल के ऊपर नाव चलाओ, कोई यहाँ पे आपको मार्ग बनाने का कोई खर्चा आएगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा ये जल परिवहन है, इसमें हम बड़ी जो कंटेनर हम कह सकते हैं या फिर अधिक माल हम इससे ढो सकते हैं। बड़े बड़े कंटेनर वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी जहाजों में, शिप में हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ये हमारी है वो अच्छी बात है। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सहायक है। कौन से व्यापार में? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सहायक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कम समय में, कम लागत में अधिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कैसा परिवहन है? सस्ता परिवहन। एक उत्तरदायी नागरिक होने के कारण मानव निर्मित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकोगे? भू निम्नीकरण का मतलब है भूमि के स्तर का गिरना। भूमि के स्तर का गिरना का मतलब बार बार अगर आप मान लो फसलें उगाओगे, ज्यादा प्रदूषण होगा तो उस भूमि की पैदावार क्या होगी? कम। और अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है, उत्तरदायी नागरिक है, तो आप भू निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या क्या करोगे? हम भाई साहब सबसे पहले तो करेंगे कचरा प्रबंधन। तो पहला तो हमारे को क्या जरूरत है? कचरे का उचित प्रबंध करना, है ना। कचरा या अपशिष्ट का क्या करना? उचित प्रबंधन, पहली चीज। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना। हम जागरूकता भी फैलाएंगे कि भाई इस संबंध में है वो हमें वो भूमि की को है वो उस हिसाब से रखना चाहिए। तीसरा, फसल चक्र, हम एक उचित फसल चक्र के संबंध में जागरूकता फैलाएंगे, तो उचित फसल चक्र भी होना चाहिए। चौथा, जो भू प्रदूषण है उस भू प्रदूषण को कम करने के हेतु सरकार को है वो क्या करेंगे? अपने सजेशन देंगे या लोगों को है वो समझाएंगे। तो ये सब आपको कोई भी 3 कारक लिखने थे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के कारण भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को कैसे रोक पाओगे। तो ये सब है वो कारण है इसके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुल 7 क्वेश्चन है। अब पहले की तरह बात करते हैं। 13 नंबर तो वो हो गए थे। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 7। 13 और 7 20, 7 तो ही एक नंबर के थे। भूगोल में, ज्योग्राफी में 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। यहाँ पर आधे नंबर का, 1 नंबर का, 1.5, 3, 4 और 2 के मैप आते हैं। तो यहाँ पर है वो हम कह सकते हैं कि हमारे छोटे जो क्वेश्चन थे एक आधे नंबर के, वो कितने नंबर के? टोटल 20 नंबर के है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं अब हमारी जो मार्किंग वो 1.5 नंबर की। 1.5 नंबर के सवालों में आपको कितना लिखना होता है? तो आप अधिक से अधिक लिख सकते हैं 30 शब्द में। कितने शब्द में? 30 शब्द का मतलब होता है लगभग कितनी लाइन कॉपी की? 4 लाइनों में आपको लिखना होता है। सबसे पहले आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम। तो आप कहोगे यहाँ तो 2 उपक्षेत्र लिखे, हम 3 शब्दों में कैसे कहें? अब इन्होंने मान लो सीधा ही दे दिया कि 2 उपक्षेत्र लिखने, तो आपको सीधे से 2 उपक्षेत्र लिखने। किसके लिखने? आर्थिक भूगोल के, अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो हम कह सकते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, औद्योगिक भूगोल,
जो अर्थव्यवस्था में हेल्प करेगी, अर्थव्यवस्था के सेक्टर पढ़ने में काम आते हैं, वो सारे के सारे। तो इनमें से आपको कोई भी 2 लिखने थे, 2 से ज़्यादा लिखने का कोई तुक नहीं है, नंबर फिर भी डेड मिलेंगे, फिर भी डेड मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है काल खोज क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक व्यवसाय में से। प्राथमिक व्यवसाय में हमने देखा सबसे पहले कृषि। कृषि में ये है वो एक कृषि का प्रकार है, कहाँ होता है, तो आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो काल खोज वाला जो चीज़ है ये हम 9th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। 9th क्लास की हिस्ट्री कौन सी, रूस की क्रांति में। अगर हम देखें कौन सी क्रांति में, रूस की क्रांति में है, तो संभवतः यह जो कृषि है वो कहाँ पे की जाएगी, तो उस समय एक संघ बना था, उसका नाम था सोवियत संघ, USSR, सोवियत संघ। तो ये कृषि सोवियत संघ रूस में की जाने वाली, और इस कृषि को हम सामूहिक कृषि भी कहते हैं, सब मिलके करते हैं, और इसको हम कहते हैं स्टालिन का सामूहिकरण, है ना। स्टालिन नाम के एक यहाँ के प्रमुख नेता हुए जिन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई, सामूहिकरण की प्रक्रिया। इस सामूहिकरण की प्रक्रिया में यह कहा गया कि सभी किसान सामूहिक रूप से कृषि करेंगे और इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का। अब आपको कितना लिखना था, आपको इतना ही लिखना था कि सोवियत संघ रूस में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि को काल खोज कहा जाता है। खत्म। अगला, पशु आधारित 2 उद्योग के नाम लिखिए। अब 2 उद्योग ऐसे लिखने हैं जिसमें पशुओं की महत्वता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं चमड़ा उद्योग। सबसे पहले कौन सा उद्योग है, चमड़ा उद्योग, पशुओं के चमड़े से। दूसरा हम कह सकते हैं दुग्ध उद्योग। कौन सा उद्योग है, दुग्ध उद्योग। और तीसरा जो हमारा उद्योग रहेगा वो है ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग है, ऊन उद्योग, या कपड़ा उद्योग भी हम कह सकते हैं। तो 3 प्रकार से आपको कोई भी कितने लिखने थे, 2 लिखने थे, तीनों में से कोई भी आपने लिखा है, और भी बहुत सारे, तो इनमें से आप है वो आसानी से कोई भी पुटअप करके 2 आपको लिखने थे। और ये कितने नंबर का, डेढ़ नंबर का। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है भारत में बोले जाने वाली किन 3 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। इंडियन ज्योग्राफी जनसंख्या वाला चैप्टर, उसमें वो बहुत सारे समूह दिए गए। तो भारत में जो सर्वाधिक समूह है वो तो है द्रविड़न। कौन सा है, द्रविड़न, या इसको हम आर्य भी बोलते हैं, ठीक, पहला समूह। दूसरा हम कह सकते हैं चीनी तिब्बत, चीनी तिब्बती। समूह के नाम लिखने थे ना, आपको सिर्फ समूह के नाम ही लिखने थे। तीसरा ऑस्ट्रिक, ठीक। इस प्रकार से आपको है वो 3 भाषा परिवारों के नाम लिखने थे। तो भाषा परिवार का मतलब है ये लोग है वो इस भाषा से संबंधित रखते हैं। चीनी तिब्बती, यानी हम कह सकते हैं कि चीन और तिब्बत की सीमा पर जो है वो वहां पर इस प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। तो भाषाई समूह आपको लिखने थे, कितने लिखने थे, 3 लिख दिए, द्रविड़न, चीनी तिब्बत और ऑस्ट्रिक। आगे बात करते हैं शुष्क कृषि। शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं। अब शुष्क भूमि का मतलब है जहां पर वर्षा क्या हो, कम वर्षा हो, पहली चीज, और सामान्यतः वहां पर ताप क्या हो, अधिक हो, ठीक। और दूसरा, उस भूमि का जो उपजाऊपन है वो क्या हो, कम हो। और यहाँ पर सामान्यतः कौन सी फसलें बोई जाती हो, मोटे अनाज की, या कौन सी, खरीफ। किसकी बात कर रहा है, तो भाई साहब ये बात कर रहा है अपने पश्चिमी राजस्थान की। सीधा नहीं पूछा है लेकिन इसने बात कर दी किसकी, पश्चिमी राजस्थान की। तो ऐसी भूमि जिसमें कम उपजाऊपन हो, कम वर्षा हो, अधिक तापमान रहता हो, और वहां पर रूखी सूखी जलवायु पाई जाती हो, तो ऐसी है वो कृषि को हम कहेंगे शुष्क भूमि कृषि। क्या कहेंगे, शुष्क भूमि कृषि। अगला क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे ये हो गया जल प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए। अब आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब यहाँ पे इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जल प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपने पाले वाला प्रश्न आया, अपना इलाके वाला प्रश्न आया, तो वहां पर दबा के लिखते हैं, 15-20 लाइनें भरते हैं, जबकि नंबर कितना मिलेगा, डेट। अब आपको यहाँ क्या लिखना था, सबसे पहला तो आप हम कह सकते हैं कि जल के कारण बहुत सारी क्या फैलती है, बीमारियां, डिजीज। साइंस वालों का ये कहना है कि लगभग 90% जो बीमारियां होती है वो बीमारियां सारी की सारी किसके कारण होती है, जल के कारण। तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है, बीमारियां। दूसरा, हमारी जो नदियां है वो नदियां क्या होती है, दूषित होती है। नदियां दूषित होगी तो क्या होगा, जो जानवर जितने भी हैं उनके लिए प्रकृति में क्या होगा भाई, स्थायित्व नहीं रहेगा, तो प्रकृति में अस्थायित्व उत्पन्न होगा। जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा, जल प्रदूषण से। तो ये जल प्रदूषण के दुष्परिणाम। हालांकि हम भारतीय लोग हैं वो किसी भी चीज में कमियां निकालने के लिए बहुत माहिर है, तो आपको दुष्परिणाम लिखने थे तो आप 3 लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे में कौन कौन से वर्ग बनाए गए हैं। तो रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर, रेल पटरी जो ट्रेन चलती है ना उसकी भी अलग अलग चौड़ाई होती है।
कौन से चैप्टर में से है, तो ये भारतीय परिवहन वाले चैप्टर में से है। तो यहाँ पर है वो रेल परिवहन की, हम कह सकते हैं रेलवे जो पटरी है उस रेल पटरी की 3 प्रकार से है वो हम इसको अलग अलग रूपों में बांटते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो पटरी की साइज है, 2 पटरियों के 2 रेल के बीच में ना, रेल का मतलब होता है पटरी, है ना, ट्रेन रेल नहीं होती, पटरी, उन पटरियों के बीच में जो गैप होता है उसके आधार पे सबसे पहले ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जो गैप कितना होता है 1.6 मीटर के आसपास। दूसरी होती है मीटर गेज, मीटर गेज की कितनी, लगभग 1 मीटर, नाम से पता चल रहा है। और तीसरी होती है नैरो गेज, नैरो गेज या इसे हम छोटी लाइन भी कहते हैं, और ये कितनी 0.6 मीटर। ये भी हाल ही में धौलपुर वगैरह वहां पर है, लास्ट एक ही ऐसा राजस्थान का जिला है जहां पर है, और सामान्यतः पूरे भारत में वो लगभग ब्रॉड गेज और मीटर गेज ही चलती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार है रेलवे लाइन के, कौन कौन से, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, तो ये आपको लिखना था। अगला, समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? समुद्री पतन, पतन का मतलब पोर्ट, बंदरगाह, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कोई हेल्प करता है तो वो कौन करता है? जल परिवहन। और वही की वही बात है, जल परिवहन, कोई अगर जहाज नाव जाएगी तो वो नाव है वो रुकेगी कहाँ पर? पतन पर, बंदरगाह पर, सीधी सी बात है, हवाई अड्डे पर रुकेगी नहीं। तो बंदरगाह है ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार माने जाते हैं कि किसी 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, किसी 2 संगठनों के बीच में व्यापार हो रहा है, तो उस व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाते हैं? समुद्री पतन। क्यों? जल परिवहन सस्ता है। दूसरा, अधिक से अधिक माल को, बड़े से बड़े है वो माल को हम है वो समुद्री मार्ग के दौरान ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो स्थल भाग में कोई एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज को ले जाना, सड़क मार्ग से बहुत दुविधा है। बड़े बड़े जो ये हम देखते हैं जैसलमेर में जो पवन ऊर्जा के जो बड़े बड़े है वो खंबे लगाए जाते हैं, या जो उनके जो पंख है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान 100 किलोमीटर ले जाने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर कोई अवरोधक उत्पन्न नहीं है, पहली चीज। अधिक माल ढोने में सहायक है, दूसरी चीज। तीसरा, सस्ता परिवहन। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई समुद्री पतन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, और सबसे ज्यादा है वो व्यापार भी इनमें ही, जल परिवहन में ही होता है। प्रवास के पीछे लोगों के क्या उद्देश्य होते हैं? अब यहाँ पर उद्देश्य पूछे हैं। वैसे प्रवास के 2 कारण है, 2 है वो प्रकार है, उत्प्रवास, आप्रवास, और कारक। यहाँ कारक पूछे हैं तो कारक कौन कौन सोचते हैं? अब देखो, अब यहाँ पर जो कारक आपको पॉजिटिव कारक लिखने हैं, पॉजिटिव कारक कौन से? अपकर्ष या प्रतिकर्ष? अपकर्ष। पॉजिटिव कारक लिखने हैं, प्रतिकर्ष नहीं लिखने, सिर्फ अपकर्ष। अगर आपने सीधा ही लिखा है कि अभी ये कारण चल जाएगा, आपको यहाँ 4 कारक लिखने थे। कौन कौन से? सबसे पहले आपने लिख दिया शिक्षा, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं। दूसरा आपने लिखा है किसकी तलाश? रोजगार की तलाश। पुरुष प्रवास होता है वो सर्वाधिक किसके लिए होता है? रोजगार के लिए। और अपने भारत में जो महिला जो प्रवास होता है वो किसके कारण? विवाह के कारण। तो विवाह उद्देश्य नहीं है, पर है, कह सकते हैं कि प्रवास का एक कारक है, लेकिन यहाँ पर अच्छे कारक पूछे कि उद्देश्य क्या होंगे। क्या आप एक स्थान से दूसरे स्थान बेरोजगारी के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। आप किसके लिए जाओगे? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाओगे, कि जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी वहां जाओगे। दूसरा, आप संचार साधनों के लिए जाओगे, है ना। जैसे पुराने समय में कोई गांव का बड़ा सा टीला है, धोरा है, तो वहां पे गांव ढाणियों में अगर टावर नहीं पकड़ रहा है तो आप क्या करते? वहां से दूर दौरे तक जाते और वहां है वो आपका टावर आ जाता, आप मोबाइल से बात करते, तो आप वहां गए। अब वो प्रवास नहीं है, एक समझाने के लिए, वो प्रवास नहीं, प्रवास क्या होगा? स्थायी गमन। तो वहां पर आप गए, किसके लिए गए? संचार के लिए। तो आपको कोई भी यहाँ पर है वो 4 उद्देश्य लिखने थे कि हम प्रवास इन कारकों से करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रक कृषि। कृषि के अंदर कृषि का प्रकार है कौन सा? ट्रक कृषि। एक जैसे था काल खोज, कृषि का ही एक उपनाम या कृषि का एक प्रकार। यहाँ पर कौन सा है? ट्रक कृषि। ट्रकों में की जाती है? बिल्कुल की जाती नहीं है, समझना। कैलिफोर्निया, जो हम कह सकते हैं अमेरिका का एक राज्य, कैलिफोर्निया बहुत ही समृद्ध राज्य, कैलिफोर्निया। और दूसरा उदाहरण है कनाडा। इन देशों में क्या होता है कि यहाँ पर सब्जियों की, फलों की बहुत अधिक मांग होती है। तो उस मांग की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं, और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इंजेक्शन वगैरह देके उनको जैसे तैसे करके वो ट्रकों में भरते हैं। अब वो ट्रक क्या करते हैं? जब एक स्थान से दूसरे स्थान उन ट्रकों को आने में लगभग 6 से 10 से 12 घंटे लगते हैं। अब ये क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाना या जो भी दवाई वगैरह उसका छिड़काव करना कर दिया, वो करके सीधा किस में भर देते हैं? ट्रकों में भर देते हैं। वो ट्रक है वो उस एरिया, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे एरिया तक वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो उनको 6 से 10 घंटे लगते हैं, और उन दौरान ये फल या ये जो भी फसल होती है वो पक जाती है।
इसी कारण उन फल या सब्जियों को हम है वो पकाते हैं और वो पकते कहाँ पे, ट्रक के अंदर। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रक फार्मिंग। क्या पड़ गया, ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि। तो इसमें आपको एक चीज तो ये लिखनी थी, कहाँ पे, कनाडा और कैलिफोर्निया, कनाडा और कैलिफोर्निया में। तो कनाडा और कैलिफोर्निया में इस प्रकार की है वो ट्रक कृषि की जाती है। और यहाँ पर है वो हम कह सकते हैं कि भाई क्या होता है कि भाई ट्रकों के अंदर फलों या सब्जियों को भरा जाता है और ये यहाँ पर पकने का काम करती है, इस कारण इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन डेढ़ नंबर के। कितने क्वेश्चन, डेढ़ नंबर के कितने क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं जो हमारे क्वेश्चनों की शुरुआत हुई थी वो 4 से हुई थी, तो 4 से 13 लगभग है वो 9 क्वेश्चन हुए। ठीक, तो 10 क्वेश्चन माफ कीजिएगा, 10 क्वेश्चन हुए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बैठ रही है, पता होना चाहिए आपको नॉर्मली। तो वो तो हमारे छोटे क्वेश्चन कितने हो गए थे, 20, और यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 10, 10 इंटू डेढ़ कितने हुए, 15, 15 और 20 कितने हुए, 35। पिछले साल का क्या पैटर्न था, सेम यही था। एक नंबर के डेढ़ नंबर के सवाल कितने आते थे, 35। इस बार क्या किया, आधे नंबर के, एक नंबर के और डेढ़ नंबर के, कितने नंबर के, 35। तो नंबरों में कोई परिवर्तन नहीं है, 35 नंबर के। अब पीछे पेपर कितना रहा, 21। ठीक, 3-3 के प्रश्न है, 4-4 के प्रश्न है, और मैथ कितने हैं, 2। तो इनको एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला प्रश्न है, अब 3-3 वाले जितने भी 3-3 मार्क के जितने भी नंबर है वो किसमें प्रश्न है वो किसमें आएंगे, अथवा में आएंगे। पहला, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है, इसके उलट पूछा है नगरीय बाजार केंद्रों से आपको क्या आशय। दो अलग अलग चीजें, ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण इलाके में औद्योगिक क्रियाओं को या वहां के उत्पाद को बाहर तक ले जाने के लिए, या ग्रामीण लोगों को बहुत सारे संसाधन, खाद्यान्न, अन्न वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर ग्रामीण विपणन केंद्र खोले जाते हैं। और इनका उद्देश्य होता है गांव की जो चीजें हैं उनको बाहर लेके जाना, और गांव में जो छोटे छोटे उद्योग जैसे चलते, फुटकर उद्योग या थोक व्यापार जो भी होता है, उन सबको है वो बहुत अधिक मात्रा में वो क्या करना, हेल्प करना कि वो आगे विकास कर सके। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे बाड़मेर की प्रिंट है अजरक प्रिंट। बाड़मेर जैसे छोटे शहर की एक प्रिंट अजरक प्रिंट, जिसके चादर, शर्ट वगैरह जो भी बनते हैं, तो वो बाहर देशों तक एक्सपोर्ट होंगे। अगर यहाँ पर उस चादर की रेट 200 है, तो निश्चित तौर पे अगर वो अमेरिका जाएगा तो इसकी रेट 5 गुना होनी है, तो वो है वो 1000 रुपये में बिकेगा। अब यहाँ का उत्पाद बाहर गया, फायदा किसको हुआ, उत्पाद बनाने वालों, छोटे क्षेत्र को। तो यही है वो मुख्य जो टारगेट होता है, किसका होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र का। तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे रूप से यही लिखता है कि भाई स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में थोक व फुटकर व्यापार को बढ़ावा देना, और यहाँ के वो संसाधनों को है वो अधिक से अधिक है वो उपलब्धता प्रदान करना। तो ये सब ग्रामीण, और यही चीज किसकी हो जाएगी, नगरीय बाजार केंद्रों की। यहाँ पर जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं इनकी बड़ी विशेषता है, बड़े बड़े दुकानें होती है, थोक व्यापार होती है। फुटकर तो होते हैं, फुटकर गाँव में भी होते हैं, लेकिन थोक व्यापार गांव में होते नहीं। तो नगरीय बाजार की प्रमुख व्यवस्था क्या होती है कि यहाँ पर थोक है वो व्यापार अधिक चलता है, रिटेल में लोग लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या की बसावट अधिक होती है, बाजार बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी आपको परिभाषाएं लिखनी थी, और इसका आंसर आपको है वो कितने शब्द में लिखना था, 80 शब्द। अगर आपने उदाहरण से समझाया तो और भी अच्छा है ना। नगरीय के कौन कौन से है वो नगरीय के अंदर है, तो वो भी आपको इसमें एग्जाम्पल लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन कैसे। अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से 3 परिवर्तन जो भूमि को परिवर्तन करेंगे। इसके अथवा में भारत में वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्य और प्रति भूमि में वृद्धि के कारणों की समीक्षा कीजिए। कौन कौन से वृद्धि कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हम कह सकते हैं कि भाई भूमि उपयोग, जो कि हमारा भूमि उपयोग वाला कृषि वाला 5वां चैप्टर था, उसमें से एक क्वेश्चन आया, और ये किसको प्रभावित करते हैं, अर्थव्यवस्था को। जो भूमि उपयोग अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के परिवर्तन लेके आएगा, तो वो यहाँ सामने लिखने थे। तो आप लिख सकते हो भूमि संसाधन लिख सकते हैं ना, भूमि के रूप में, संसाधन के रूप में। तो यहाँ आपको इस प्रकार से इस भूमि के ऊपर ही पूरा लिखना था, जो अर्थव्यवस्था को है वो प्रभावित करता है, कृषि को प्रभावित करता है। इसके अथवा में वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्य, प्रतिभूमि वृद्धि के कारण, इनकी वृद्धि क्यों हो रही है, तो इनकी वृद्धि का कारण, सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण। दूसरा, नगरीकरण, ठीक है, जमीन का बंटवारा, खेतों के है ना जोत है वो छोटे छोटे हो गए, तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्रतिभूमि लोग ज्यादा कृषि कर रहे हैं। ठीक है, गैर कृषि कार्य ये हो गए औद्योगिकरण और नगरीकरण, इनमें है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो ये आपको लिखना था। तीसरा, अगला, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपको है वो बहुत सरल क्वेश्चन। इसके अथवा में भारत में खनिज की 2 पेटियों के वर्णन करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है। सौर ऊर्जा, स्वच्छ वातावरण, या हम कह सकते हैं राजस्थान में जैसे 325 दिन है वो वातावरण स्वच्छ रहता है, तो सौर ऊर्जा की संभावना भी अधिक है। तो जहां पर स्वच्छ वातावरण रहेगा वहां सौर ऊर्जा की संभावना। कैसा है ये, तो ये गैर परंपरागत है दोनों ही। ठीक,
टॉप पे कौन चल रहा है? सौर ऊर्जा में राजस्थान है, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु कर्नाटक के अलावा राजस्थान का भी नंबर आता है, महाराष्ट्र का नंबर आता है, तो ये भी आपको लिखना था। सौर ऊर्जा कैसे प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर खुली भूमि में ऐसी है वो सौर प्लेटें लगाई जाती है और सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा, तो पवन चक्कियां लगाई जाती है, उदाहरण आप जैसलमेर का दे सकते हो, तो पवन चौकियों के माध्यम से भी ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये क्यों कर रहे? गैर परंपरागत अगर साधनों को हम क्यों बढ़ा रहे? गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है इनको बढ़ाने का क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम, कोयला, गैस सीमित मात्रा में, कुछ दिनों बाद उनकी जो हम कह रहे खपत तो बढ़ रही है, लेकिन उनका जो है वो संसाधनों का एक जो कह सकते हैं कि भाई इनका जो भंडारण है वो सीमित है, तो उनके स्थान पर हम ये यूज करेंगे। तो ये आज भी हमें वो इसका विकास करना चाहिए और कर भी रही है सरकार। इसके अलावा हमें खनिज की 2 पेटियों का वर्णन, यहाँ पर अपने जो इस चैप्टर में खनिज की 3 पेटियां दी गई हैं। 3 पेटियों की अगर मैं बात करूं, एक तो है जैसे छोटा नागपुर का पठार, खनिज जो घर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। दूसरी है दक्षिणी पश्चिमी पेटी और तीसरी है उत्तरी पूर्वी पेटी। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो यहाँ पर लगभग हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे एक जमशेदपुर, टाटा स्टील वगैरह, वहाँ पर स्टील की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, लोह इस्पात बहुत मात्रा में मिलता है, कोयला बहुत मात्रा में मिलता है, जल भी है, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई या फिर हम कहते हैं हीराकुंड नदी घाटी परियोजना हो गई, तो इनके माध्यम जल मिलता है। तो ये खनिजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो कौन सी है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास वाला पूरा क्षेत्र। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पेटी, कर्नाटक वाला, कर्नाटक जैसे कुर्ग हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है वो खनिज मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, है ना, कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं। कर्नाटक में जैसे ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा है, तो ये विद्युत की आपूर्ति होती है। पानी की बात करें तो यहाँ पर शरावती नदी हो गई, या फिर कर्नाटक में वो जो तुंगभद्रा, कृष्णा वगैरह ये सारी नदियाँ हो गई, तो इसके माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है। उत्तरी पूर्वी की बात करें, असम, डिगबोई क्षेत्र जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ का, तो ये गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा है वो। असम में जैसे पहली फैक्ट्री वहाँ पर रिफाइनरी वगैरह लगी थी, तो ये सब चीजें है वो यहाँ पर है। तो ये हमारी 3 खनिज पेटियां, आपको किसी दोनों का वर्णन करना था। वर्णन करने के साथ साथ ध्यान रखना है, बड़े प्रश्न में आपको मैप भी बनाना था। इसमें मैप कैसे बनाए? सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र करके आप एक इंडिया का मैप बना सकते थे, और इंडिया के मैप में आप दर्शा सकते थे कि भाई यहाँ ये है। और खनिज पेटियों में तो आपको दर्शाना था, एक ये खनिज पेटी हो गई, एक ये हो गई और तीसरी ये हो गई, तो ये 3 खनिज पेटियां हैं हमारी। तो मैप तो आपको बनाना ही बनाना था, मैप से आपके 1 नंबर का फर्क पड़ जाता है। अब आते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहले रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम जो रोप के की जाती है, जैसे हो गया चाय, जैसे हो गया कॉफी, जैसे हो गया अनानास, जैसे हो गया रबर। तो इस प्रकार की ये कृषि कैसी कृषि कहलाती है? रोप के कृषि की जाने वाली रोपण कृषि। और इनकी कोई 3 विशेषताएं बतानी। 3 विशेषताएं मतलब अधिक पानी चाहिए, तापमान सामान्य चाहिए, पर्वतीय इलाका होना चाहिए, सीढ़ीदार कृषि यहाँ पर ज्यादातर होती है, और इनका रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इनका आपको पॉइंट वाइज पहले नाम लिख दिए और 3 विशेषताएं आपने लिख दी, सीधी सीधी विशेषताएं लिखनी थी। अब कृषि वाले चैप्टर में पिछली साल भी यही था, ये चैप्टर 4 नंबर का, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है तो आता है। बोर्ड में ब्लूप्रिंट लगभग फिक्स है, उसमें 90% ब्लूप्रिंट के अनुसार ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? अब इन्होंने एक तो ये, दूसरा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है निर्वाह करने योग्य कृषि, और इस कृषि की बहुत महत्वता होती है। अब चावल की पूछी, चावल की 3 विशेषताएं लिख दो भाई। चावल के लिए तापमान कितना चाहिए, चावल के लिए वर्षा कितनी चाहिए, चावल कृषि का कौन सा प्रकार है, और अगला लिख दो क्षेत्र भाई। अब आपने लिखा भाई तापमान, तापमान आप कहोगे भाई 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए, तो वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। अब प्रकार ये किसका कौन सा प्रकार है, तो हम कह सकते हैं खरीफ का प्रकार है, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं गहन निर्वाह कृषि है। तीसरा क्षेत्र, तो यहाँ आपको एक बनाना था शानदार सा मैप कि अभी कहाँ कहाँ होती है। तो एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे एक अपने ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये वाला क्षेत्र हो गया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी मैप, बड़े क्वेश्चन मैप बनाना ही बनाना है, तो आप मैप बना के आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नियोजन से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए। अब यहाँ आपको सुझाव देने, सुझाव अगर अच्छे होंगे तो एग्जामिनर वो नॉर्मली पढ़ के आपको नंबर दे देगा, लेकिन सुझाव होने चाहिए, अपने मन की बातें होनी चाहिए, लेकिन इसके संबंधित होनी चाहिए। तो नियोजन क्या है? नियोजन क्या है? भावी पीढ़ी को नुकसान न पहुंचाते हुए आगे के विकास की रूपरेखा तैयार करना, क्या होता है? नियोजन। जो कि सबसे पहले आपको थोड़ा पता हो तो अपना एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम है योजना आयोग। आजादी से पहले एक आयोग बना था, आजादी के थोड़ा सा बाद योजना आयोग बना था। योजना आयोग का काम था योजनाएं बनाना, भारत का नियोजन करना,
संसाधनों का सही तरह से रख रखाव करना, कहाँ पर कितने संसाधन है, कहाँ पर संसाधन कब निकालने हैं, किस मात्रा में निकालने हैं, निकालने का क्या प्रोसेस होगा, उन सब का रिफाइनरी वगैरह जो भी लग रही है वो सारा का सारा काम है वो नियोजन में आता है। और नियोजन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप नियोजन कर रहे हैं, जैसे एक है BADP है ना, जैसे ये प्रोग्राम चलाया गया, तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र कौन से, उत्तरी पूर्वी जो भारत है ना, वहां पर अगर आप क्या करवाना चाह रहे हैं नियोजन या कोई विकास के लिए, कि 3 सुझाव दीजिए, 3 सुझाव आपको देने, जैसे एक एक करके सुझाव। एक सुझाव आपका ये हो सकता है पर्वतीय इलाकों में वहां पर लोगों के आवागमन या परिवहन की बहुत दिक्कत आती है, तो वहां पर परिवहन, जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेल परिवहन है ही नहीं, है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, सबसे पहला सुझाव ये हो सकता है। दूसरा, वहां पर संसाधन है वो बहुत अच्छे मात्रा में है, तो उनका है वो रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। पर्वतीय इलाका है पूरा, पर्वतीय इलाका होने के कारण वहां पर संसाधन है वो हमें सही तरह से मिलते नहीं है। और तीसरा, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे असम में डिगबोई क्षेत्र है ना, या अरुणाचल प्रदेश, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बहुत सारे वो जनजातीय समूह रहते हैं, तो उन जनजातीय समूह का समय समय पे हमें है वो विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं या सरकार को बहुत सारे उपाय है वो करने चाहिए। तो इस संबंध में, और हाल ही में हम देखते हैं कि भाई भारत में तो जैसे मणिपुर हो गया, तो वहाँ हिंसा भड़क रही है, या वो वाले जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं भारत से टूटे फूटे लगते हैं, कभी कटे फटे लगते हैं, भारत के है ही नहीं, तो उनको है वो मुख्य धारा में लेके आने का काम में करना चाहिए। तो ये है नियोजन। अगला, सतत पोषणीय विकास क्या है? रेगुलर विकास चलता रहे, संसाधनों का रेगुलर प्रोसेस चलता रहे, हमारे रेगुलर काम आते रहे। ऐसा नहीं है कि एक, मान लो एक दशक ने, एक पीढ़ी ने इसका यूज कर लिया, उसके बाद समाप्त, आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ी दुविधा हो जाए कि आखिर हम इन संसाधनों का करें तो क्या करें, मतलब संसाधनों का यूज है ही नहीं संसाधन, तो इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले भाप इंजन चलते थे, फिर हमने धीरे धीरे डीजल इंजन, कोयला इंजन, कोयला के बाद डीजल इंजन आ गए, डीजल के बाद विद्युत का सोच रहे हैं, है ना, तो हम आगे से आगे सोचेंगे, यही हमारा सतत विकास है, रेगुलर प्रोसेस। ठीक, और सतत विकास को सबसे अच्छा बताने वाले 2-3 रिपोर्ट थी। कौन कौन सी रिपोर्ट थी? सबसे पहले जैसे एक रिपोर्ट हमारी थी ब्रूटलैंड रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, ब्रूटलैंड रिपोर्ट। और एक था एजेंडा 21। कौन सा एजेंडा? एजेंडा 21, जो हमारा सम्मेलन हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। तो इसमें है वो सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की है वो नींव रखी गई और इसमें बताया गया। और ब्रूटलैंड रिपोर्ट इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 उपाय बताइए, आप कैसे इसको बढ़ावा दोगे। वही संसाधनों का रख रखाव करना, बहुत अच्छे ढंग से रख रखाव, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का दोहन करना। तीसरा, जहाँ पे संसाधनों की अधिकता है तो वहाँ पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और संसाधनों का रखरखाव इस प्रकार से करना कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से ये बड़े क्वेश्चन आपको लिखने थे। और सतत पोषणीय विकास इस क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में पर्वतीय क्षेत्र में तो आपके मैप बन सकता है कि कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पर कैसे कैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें है वो मैप की गुंजाइश नहीं है, तो आपको ये बड़ा प्रश्न है वो अच्छे से लिखना था। अब हम बात करें कि विश्व के जो मानचित्र दिया हुआ, इस विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा और उसमें वो ये क्षेत्र दर्शाने। अब सीधा से दे दिया कि विश्व के रेखा मानचित्र में आपको क्या दर्शाने, समुद्री पतन यानी पोर्ट दर्शाने। अगर मैं बात करूं विश्व की तो आपको है वो विश्व में है वो स्पष्ट रूप से जो है वो मैप में आपको ये चीजें दर्शानी है। और दूसरा क्या है, जितनी चीजें पूछी गई आपको उतनी ही दर्शानी है। आप क्या करते हैं, कभी कभार जो चीजें आपको आ रही है आप वो मैप में दर्शा देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उचित प्रबंधन नहीं है, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा है विश्व का मैप। तो विश्व के मैप में आपको एक एक चीजें दर्शानी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा एक बंदरगाह है मुंबई, सबको पता है भारत के अंदर है। और यहाँ पर कौन सा है भाई, तो आपको यहाँ लिखना है मुंबई, और मुंबई कहाँ पर है, भारत। ठीक, तो आपका आधा नंबर पक्का। दूसरा एक दिया हुआ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, तो ये आप लिख दो पर्थ, और पर्थ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका, तो ये न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क कहाँ पे हो गया, यूएसए। ठीक, और चौथा हमारा एक स्थल दिया हुआ है केप टाउन। केप टाउन कहाँ पे है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ये हो गया केप टाउन। केप टाउन, अगर आपके पास यहाँ जगह है तो यहाँ आप लिख सकते हो दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार आपके ये मैप कितने नंबर का था, मैप कितने नंबर का, मैप 2 नंबर का। सीधी सी पूछा गया, मुंबई सबको ही पता होता है, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो सबको पता है। पर्थ का, क्रिकेट देख रहे हैं तो पर्थ का पता है। केप टाउन, क्रिकेट देख रहे हैं तो पता है। नॉर्मली दक्षिण अफ्रीका गांधी जी संबंधित हिस्ट्री में भी आते हैं। और न्यूयॉर्क तो आप सबको पता है, यूएसए का प्रमुख शहर भी है।
डिस्ट्रिक्ट, वाशिंगटन डीसी इनकी राजधानी है। अब इंडिया के संबंध में इंडिया का मैप, आपको इंडिया का मैप भी भरना है। यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 मैप हैं, तो 2 मैप आपको फिलअप करने थे। और 2 मैप में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र दिया हुआ है कोयली। अब यहाँ पर क्या है, तेल शोधन कार्य, यानी तेल शोधन का मतलब क्या है, रिफाइनरी। कभी कभार क्या होता है कि भाई आपको है वो समझ नहीं आती हिंदी, तो आप इंग्लिश देख सकते हैं रिफाइनरी। तो रिफाइनरी, एक रिफाइनरी है जैसे कोयली, कहाँ पर है, गुजरात। रिफाइनरी का नाम हो गया, ये हो गया कोयली, कहाँ पर, गुजरात। दूसरा है मंगलुरु, कहाँ पर, कर्नाटक में। आपने एक पोर्ट पढ़ा था न्यू मंगलुरु, तो वही मंगलुरु का क्षेत्र कर्नाटक में। तीसरा है बीना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, बीना। अगर आप इसके पीछे लिख देना जैसे एमपी, तो ये अच्छा रहेगा कि सामने वाले की चेक करने के लिए आसानी। और चेन्नई का तो सबको पता है। तो मैप बिल्कुल सही, सरल। तो इस प्रकार से है वो आपको विश्व का मैप और भारत का मैप वो पूरा भरना आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने लगभग क्या पूरे पेपर को है वो आसानी से हमने देखा है, और इसको है वो मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है। अब इस प्रकार के अगर मैं बात करूं, इस प्रकार के पेपर में 56 नंबर का पेपर है, तो निश्चित रूप से बहुत ही सरल, बहुत अच्छा पैटर्न इस बार आरबीएसई ने अपनाया। मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रकार का ज्योग्राफी का है वो पेपर आया है। तो आप सबने उम्मीद है अच्छा ही किया होगा। पेपर सारे आपके आर्ट्स स्ट्रीम के सारे हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सबके पेपर अच्छे हुए होंगे। और 2-4 नंबर अगर ऊपर नीचे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट का इतना ज़्यादा लोड न लें। अभी जो आपका समय बचा है लगभग 1-1.5 माह का, नेक्स्ट जो कॉलेज में आने के प्रोसेस से पहले का, तो इसमें आप एक सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि केंद्रीय जितने भी विश्वविद्यालय है उनमें आपको एडमिशन लेने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप सीयूटी की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको अगर टीचर बनना है प्राइमरी क्लासेस का, तो आप देख सकते हैं बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है, प्री बीएसटीसी, या जिसका नाम डीएलएड का कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। या अगर आपको मान लो थोड़ा सा उच्च स्तर का देखना है, या थोड़ा आप सोच रहे हैं कि भाई आपको है वो कहीं ना कहीं आरएएस और आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप मान लो टीचिंग एग्जाम का भी सोच रहे हैं, तो आपको है वो पीटीटी का एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।